अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेटलैक। हम इन्फ्लेमेशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, इन्फेक्शियस माइक्रोब या बॉडी का कोई ऐसा सेल जो कि डैमेज हुआ है, तो उसकी रिकग्निशन करते हैं बॉडी के अंदर ही मौजूद सेल्स। बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं जैसा कि मैस्ट सेल, डेंड्रिटिक सेल्स वगैरह। वो उस फॉरेन पार्टिकल को या इंजरी को रिकग्नाइज करते हैं और फिर ऐसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं जो कि उस साइट ऑफ डैमेज पर जाते हैं और फिर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इंड्यूस करवाते हैं और इस तरह इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोसीड करती है। अब हम देखते हैं कि फिर हमने ये भी देखा कि इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। उसकी हमने साइंस देखी, उसकी कॉजेज़ देखी, उसके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स देखे, ये सब चीज़ें हमने देखी। अब हम देखते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में तीन किस्म के प्रोसेसेस होते हैं जो कि कंबाइन होकर एक्यूट इन्फ्लेमेशन परफॉर्म करते हैं। इनमें सबसे पहला प्रोसेस है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि साइट ऑफ इंजरी की तरफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ किया जा सके। ब्लड वेसल्स की डायलेशन के साथ साथ उनकी परमिएबिलिटी भी बढ़ जाती है ताकि जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं जो कि होस्ट के डिफेंस मॉलिक्यूल्स हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन को लीव करके साइट ऑफ डैमेज पर जा सकें और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है उसे इंड्यूस करवा सकें। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं और उनकी परमिएबिलिटी भी बढ़ती है, तो इसके साथ साइट ऑफ इंजरी पर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स ब्लड सर्कुलेशन को लीव करके साइट ऑफ इंजरी पर पहुंच जाते हैं। जब हमने साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन पढ़े थे तो उसमें हमने दो साइंस पढ़े थे कि एक रेडनेस और एक हीट। कि जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन होती है उस एरिया, बॉडी के एरिया में रेडनेस और हीट जो है वो विजिबल होती है, उसे देखा जा सकता है। तो ये जो रेडनेस और हीट जो एसोसिएटेड है इन्फ्लेमेशन के साथ, ये असल में डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से ही होती है। क्योंकि जब वेजो डायलेशन होती है तो ब्लड फ्लो बढ़ता है बॉडी के एरिया, उस एरिया में, और इसके साथ मैक्सिमम हीट जो है वो बॉडी से डिसिपेट होती है और इसकी वजह से साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर हीट महसूस होती है। एक और साइन हमने इन्फ्लेमेशन में पढ़ा था और वो था पेन। असल में जब ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ती है तो जो फ्लूइड ब्लड सर्कुलेशन को लीव करके साइट ऑफ इंजरी पर जाता है वो वहाँ पर एडिमा कॉज करता है और वो एडिमा साइट ऑफ इंजरी पर प्रेशर कॉज करता है जिसकी वजह से पेन महसूस होती है। तो पहला प्रोसेस जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में है वो है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। सेकंड प्रोसेस इसमें है इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी और तीसरा प्रोसेस जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होता है वो है इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ती है तो मोर ऑफ द ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन को लीव करते हैं और साइट ऑफ इंजरी पर जाते हैं ताकि वो जो डैमेजिंग एजेंट है उसे एलिमिनेट कर सकें, उसे रिमूव कर सकें। अब साइट ऑफ इंजरी पर जो वेजोडाइलेशन करवाने का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो असल में डैमेज सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं, वो रिस्पॉन्स डैमेज सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। डैमेज सेल्स मुख्तलिफ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो कि ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और इस तरह वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं। हिस्टामीन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि वेजोडाइलेशन को इंड्यूस करवाता है। तो जब बॉडी सेल्स डैमेज होते हैं किसी भी एरिया में, तो उस इंजरी के नतीजे में, उस इंजरी के रिस्पॉन्स में हिस्टामीन डायरेक्टली उन सेल्स से रिलीज़ होता है। मतलब डैमेज सेल्स डायरेक्टली हिस्टामीन को रिलीज़ करते हैं ताकि वेजोडाइलेशन कॉज कर सकें। इसके अलावा बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं जो जैसा कि बेसोफिल्स थे या ब्लड के अंदर सर्कुलेटिंग सेल्स, प्लेटलेट्स थे, या फिर जो मैस्ट सेल्स हैं, तो ये सब सेल्स भी इंजरी के रिस्पॉन्स में हिस्टामीन रिलीज़ करवाते हैं ताकि वेजोडाइलेशन को इंड्यूस कर सकें। इसी तरह प्लाज्मा प्रोटीन्स डैमेज्ड बॉडी टिश्यू के अंदर माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये कंप्लीमेंट प्रोटीन के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं वो हिस्टामीन रिलीज़ करवाते हैं और इस तरह जो कंप्लीमेंट सिस्टम है वो भी वेजोडाइलेशन में रोल प्ले करता है। इसके अलावा फेगोसाइट्स या फेगोसिटिक ग्रेन्युलोसाइट्स जो साइट ऑफ इंजरी पर आकर कलेक्ट होते हैं, तो वो भी हिस्टामीन को रिलीज़ करवाने में मदद देते हैं। तो हमने देखा कि बॉडी के डैमेज सेल्स, कंप्लीमेंट सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स और फेगोसिटिक ग्रेन्युलोसाइट्स जो कि साइट ऑफ इंजरी पर होते हैं, ये हिस्टामीन की रिलीज़ को इंड्यूस करवाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट बॉडी सेल्स जैसा कि मैस्ट सेल्स थे, सर्कुलेटिंग बेसोफिल्स जो कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स, ये भी हिस्टामीन को रिलीज़ करवाने में मदद देते हैं। और मैस्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स हिस्टामीन को रिलीज़ करवाने के साथ साथ ल्यूकोट्राइन्स को भी रिलीज़ करवाते हैं। हिस्टामीन सिर्फ वेजोडाइलेशन कॉज करती है, जबकि ल्यूकोट्राइन्स जो हैं वो ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी को बढ़ाते हैं।
इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद काइनिन्स भी वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं और इसके साथ साथ ब्लड वेसल की परमीबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा डैमेज्ड बॉडी सेल्स जो हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्रेट करते हैं जो कि हिस्टामिन के वेज़ोडाइलेशन के इफ़ेक्ट को बढ़ाते हैं और काइनिन्स के वेज़ोडाइलेशन और इंक्रीजिंग परमीबिलिटी इफ़ेक्ट को बढ़ा देते हैं। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से ब्लड वेसल्स की परमीबिलिटी बढ़ जाएगी तो साइट ऑफ जो इंजरी है वहाँ पर मोर ऑफ द फेगोसिटिक ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे और इस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो काइनिन्स की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। अब साइट ऑफ इंजरी पर मौजूद एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस भी कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ करवाते हैं और वो साइटोकाइंस फिर फर्दर वेज़ोडाइलेशन कॉज करते हैं और ब्लड वेसल की परमीबिलिटी जो है उससे भी बढ़ा देते हैं। तो अब तक हमने देखा कि काइनिन्स और मैक्रोफेजेस जो हैं ये वेज़ोडाइलेशन भी कॉज करवाते हैं, इसके अलावा ब्लड वेसल की परमीबिलिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन जो हिस्टामीन्स हैं वो सिर्फ वेज़ोडाइलेशन कॉज करते हैं और ल्यूकोट्राइन्स जो हैं वो सिर्फ ब्लड वेसल की परमीबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब इस परमिएबिलिटी के बढ़ने के नतीजे में ना सिर्फ फेगोसिटिक ग्रेनुलोसाइट्स साइट ऑफ इंजरी पर जाते हैं बल्कि जो ब्लड के जो क्लॉटिंग एलिमेंट्स हैं वो भी साइट ऑफ इंजरी पर डिलीवर किए जाते हैं और ये क्लॉटिंग एलिमेंट्स साइट ऑफ इंजरी पर ब्लड क्लॉट प्रोड्यूस कर देते हैं और इस तरह ये ब्लड क्लॉट जो है ये माइक्रोब को स्क्वीज़ कर लेता है और उसे बॉडी के दूसरे पार्ट्स को इफ़ेक्ट करने से रोक लेता है। अब हम देखते हैं कि वेस्कुलर परमिएबिलिटी कैसे बढ़ती है। तो वेज़ोडाइलेशन के फ़ौरन बाद जो ब्लड वेसल्स की परमिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और उसके नतीजे में ब्लड वेसल्स में से एक प्रोटीन रिच फ्लूइड जिसे हम एक्सुडेट कहते हैं वो ब्लड को लीव करता है और साइट ऑफ डैमेज की तरफ रिलीज़ हो जाता है। अब इस लॉस ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड के नतीजे में जो ब्लड फ्लो है वेसल के अंदर वो स्लो हो जाता है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कंसनट्रेट होना शुरू हो जाते हैं और इसके नतीजे में जो ब्लड है वेसल्स के अंदर वो विस्कस होने लग जाता है। तो इस तरह इंक्रीज्ड विस्कोसिटी के नतीजे में जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है और साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर रेडनेस वाज़ेह होने लग जाती है। अब इस डिक्रीज ब्लड फ्लो के नतीजे में जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम के ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और जो साइट ऑफ इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं वो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम के ऊपर एडहेजन मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हें एक्सप्रेस करवाना शुरू कर देते हैं। तो जब वेस्कुलर एंडोथेलियम के ऊपर ये एडहेजन मॉलिक्यूल्स भी एक्सप्रेस हो जाते हैं तो उसके बाद ल्यूकोसाइट्स जो हैं उन्हें एक्यूमुलेट होने में वेस्कुलर एंडोथेलियम के साथ एक्यूमुलेट होने में मज़ीद मदद मिल जाती है एंड देन मोर ऑफ द ल्यूकोसाइट्स एडहेयर टू द वेस्कुलर एंडोथेलियम और फिर इस एडहेजन के बाद ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो वेस्कुलर वॉल में से पास होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ रिलीज़ हो जाते हैं। अब पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स के अंदर इंटर एंडोथेलियल स्पेसिस होती हैं और उन इंटर एंडोथेलियल स्पेसिस की ओपनिंग की वजह से वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ जाती है। अब मुख्तलिफ केमिकल मीडिएटर्स जैसा कि ल्यूकोट्राइन्स और हिस्टामीन्स और ब्रेडिकाइनिन्स वगैरह ये जो इंटर एंडोथेलियल स्पेसिस ऑफ पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स थी उन्हें ओपन करवाती हैं और जब ये इंटर एंडोथेलियल स्पेसिस ओपन हो जाती हैं तो फिर वेस्कुलर परमिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। मगर इन केमिकल मीडिएटर्स के नतीजे में ओपन होने वाली ये इंटर एंडोथेलियल स्पेसिस जो हैं ये थोड़ी देर के लिए ही सिर्फ ओपन रहती हैं और इसीलिए हम इनकी वजह से जो वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ी थी इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। अब काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं कि जिनमें जो वेस्कुलर एंडोथेलियम है वो डायरेक्टली डैमेज हो जाती है, जैसा कि काफ़ी सारे ऐसे माइक्रोबियल टॉक्सिन्स हैं जो कि एंडोथेलियल सेल्स को टारगेट करते हैं और उन्हें फिर डैमेज कर देते हैं। इसी तरह न्यूट्रोफिल्स जो कि प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन के दौरान वेस्कुलर एंडोथेलियम के साथ एडहेयर होते हैं वो भी इस वेस्कुलर एंडोथेलियम को डैमेज कर सकते हैं। तो इस एंडोथेलियल डैमेज के नतीजे में भी वेस्कुलर लीकेज हो सकती है और इस केस में वेस्कुलर लीकेज उस वक्त तक कंटिन्यू रहती है जब तक वो डैमेज्ड पोर्शन जो है वेसल का वो रिपेयर ना हो जाए। अब इस एंडोथेलियल डैमेज के नतीजे में एंडोथेलियम के अंदर बड़े गैप्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि लीकेज ऑफ फ्लूइड को वेस्कुलर फ्लूइड को बढ़ा देते हैं और जो फ्लूइड अब इन वाइडेंड गैप्स जो वाइडेंड एंडोथेलियल गैप्स हैं उनमें से जो फ्लूइड अब लीक होगा उसे हम कहेंगे एक्सुडेट, क्योंकि ये जो बड़े एंडोथेलियल गैप्स हैं ये लार्जर पार्टिकल्स के लिए भी परमिएबल हैं। तो इस तरह जो फ्लूइड इन लार्जर एंडोथेलियल गैप्स में से पास करेगा उसे हम कहते हैं एक्सुडेट। एक्सुडेट असल में एक ऐसा विस्कस फ्लूइड होता है जिसमें 3 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं
और 1500 पर मिलीलीटर से ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स होते हैं। दूसरी तरफ जो इंटर एंडोथीलियल स्पेसिस थे वो क्योंकि स्मॉल होल्स थे, स्मॉल गैप्स थे, तो वो सिर्फ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को पास करने में मदद देते हैं। तो जो फ्लूइड उन इंटर एंडोथीलियल स्पेसिस में से लीव करता है वेस्कुलर फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम कहते हैं ट्रांसुडेट। और ट्रांसुडेट एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें 3 ग्राम पर डेसीलीटर से कम प्रोटीन्स होते हैं और 1500 पर मिलीलीटर से कम ल्यूकोसाइट्स होते हैं। तो इस तरह इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के स्टार्टिंग में चूँकि एंडोथीलियल गैप्स स्मॉल होते हैं, तो वो ट्रांसुडेट का जो है लीकेज उसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ता जाता है और न्यूट्रोफिल्स आके जो है वेस्कुलर एंडोथीलियम उसके साथ अटैच होने लग जाते हैं और एंडोथीलियल लाइनिंग को डैमेज करते हैं, तो जो हैं एंडोथीलियल गैप्स हैं वो वक्त के साथ साथ वाइडेंड होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं और उनके बड़े होने के नतीजे में उनमें से जो फ्लूइड लीक करेगा उसे हम कहते हैं एक्सुडेट। तो इन्फ्लेमेशन के लेटर स्टेजेस में एक्सुडेट रिलीज़ होता है और जो इनिशियल स्टेजेस हैं उनमें ट्रांसुडेट की लीकेज होती है। अब इन दो प्रोसेसेस के अलावा ट्रांससाइटोसिस के ज़रिए भी वेस्कुलर फ्लूइड जो है उसकी लीकेज परफॉर्म होती है। इस ट्रांससाइटोसिस के केस में मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो वेस्कुलर एंडोथीलियम के अंदर चैनल्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इन इंट्रासेलुलर चैनल्स के ज़रिए भी कुछ वेस्कुलर फ्लूइड लीक होता है और ये इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड्स और प्रोटीन्स जो कि एंडोथीलियल सेल्स के ज़रिए हो रही है, इसे हम ट्रांससाइटोसिस कहते हैं। तो अब तक हमने ये 3 प्रोसेसेस पढ़े हैं जो कि वेस्कुलर परमिबिलिटी को इंक्रीज़ करवाते हैं और एट अ टाइम ये तीनों प्रोसेसेस मिलकर भी वेस्कुलर परमिबिलिटी को परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक्सपोजर टू अ थर्मल बर्न, तो बॉडी का अगर कोई टिश्यू झुलस जाए, जल जाए, तो एक तो उस एरिया की जो वेस्कुलर एंडोथीलियम है वो डैमेज हो जाती है और उस डैमेज्ड एंडोथीलियम के नतीजे में भी जो एक्सुडेट है वो रिलीज़ होता है। और इसके अलावा डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो इंटर एंडोथीलियल स्पेसिस के ज़रिए भी फ्लूइड की लीकेज परफॉर्म करवाते हैं। तो इस तरह इस एक केस में 2 तरह के जो प्रोसेसेस हैं उनके ज़रिए वेस्कुलर परमिबिलिटी परफॉर्म हो रही है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ब्लड वेसल्स में चेंजेस के साथ साथ जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो भी डायलेट हो जाती हैं और लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं, क्योंकि वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो वेस्कुलर फ्लूइड लीव करता है और टिश्यूज़ के अंदर आता है वो वहाँ पर एडिमा कॉज करता है और उस एडिमा को ड्रेन करने के लिए लिम्फ फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और फिर इस इंक्रीज्ड फ्लूइड को अकोमोडेट करने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट हो जाती हैं। इसके अलावा साइट ऑफ इंजरी पर मौजूद मुख्तलिफ माइक्रोब्स जो हैं वो इस फ्लूइड के साथ लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू होते हुए लिम्फ नोड्स के पास जाते हैं और फिर ये लिम्फ नोड्स उन माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ एक्शंस परफॉर्म करते हैं और इस तरह लिम्फ नोड्स जो हैं वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज़ होने के नतीजे में जो फ्लूइड ब्लड वेस्कुलेचर से साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन की तरफ रिलीज़ होता है, उसके अंदर मौजूद ल्यूकोसाइट्स अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स ही वो एजेंट्स हैं जो कि साइट ऑफ डैमेज पर जाकर डैमेजिंग एजेंट को रिमूव करते हैं। और इन फेगोसिटिक ल्यूकोसाइट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस हैं। जब ब्लड जो है वो कैपिलरीज से पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज़ की तरफ फ्लो करता है, तो ब्लड के फ़्लो की वजह से जो उसके सर्कुलेटिंग सेल्स हैं, उसके अंदर मौजूद जो सेल्स हैं ब्लड के अंदर, वो ब्लड वेसल की जो वॉल है उसके अगेंस्ट स्वीप हो जाते हैं। मतलब ब्लड फ्लो के नतीजे में सर्कुलेटिंग सेल्स जो हैं वो ब्लड वेसल की वॉल की तरफ स्वीप कर दिए जाते हैं। इसके नतीजे में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो चूँकि वाइट ब्लड सेल्स की निस्बत छोटे हैं, तो वो ब्लड वेसल के सेंटर में फ़्लो करते हैं, जबकि ल्यूकोसाइट्स जो हैं उन्हें टुवर्ड्स द पेरिफेरी पुश कर दिया जाता है। मतलब वो ब्लड वेसल की वॉल की तरफ स्वीप हो जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अब ये ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये वॉल ऑफ वेसल की तरफ इन्हें पुश कर दिया जाता है, मगर ये जो एंडोथीलियल लेयर है वेसल की, ब्लड वेसल की, उसके साथ अटैच नहीं होते बस, लेकिन सिर्फ जो है उसकी पेरिफेरी उसकी तरफ उसे पुश कर दिया जाता है। अब हमने पहले देखा था कि इन्फ्लेमेशन के नतीजे में वेसोडाइलेशन की वजह से जो ब्लड फ्लो है साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर वो स्लो हो जाता है। तो स्लो ब्लड फ्लो की वजह से मोर ऑफ द ल्यूकोसाइट्स जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी अपनी पोजीशन अटेन कर लेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो जो ब्लड वेसल की वॉल है उसके साथ
एडहेयर हो जाएंगे, उसकी तरफ वो मूव कर जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्जिनेशन। तो इस तरह सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स को एंडोथेलियल वॉल की तरफ पुश कर दिया जाता है, जिसे हम मार्जिनेशन कहते हैं। इसके बाद ल्यूकोसाइट्स वेस्कुलर एंडोथेलियम के साथ एडहेयर हो जाते हैं। इसके बाद वेसल की वॉल में से वो माइग्रेट कर जाते हैं और फाइनली डैमेजिंग एजेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि डैमेजिंग एजेंट को रिकॉग्नाइज करने के बाद बॉडी सेल्स जो हैं वो डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं, जो कि फिर आगे इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो एंडोथीलियम जो है उसके सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। मतलब ये केमिकल मीडिएटर्स एंडोथीलियल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और इस एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स के बाद एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर एडहेरियन मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। और वो एडहेरियन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ल्यूकोसाइट्स के साथ एडहेयर होते हैं और इस तरह वो फर्दर इन्फ्लेमेशन को प्रोसीड करते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो इन एडहेरियन मॉलिक्यूल्स के साथ टेम्परेरीली एडहेयर होते हैं और फिर डिटैच हो जाते हैं। और इस तरह ल्यूकोसाइट्स और इन एडहेरिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक लूज इंटरेक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है, जो कि थोड़ी देर में ख़त्म भी हो जाता है। तो इस तरह ल्यूकोसाइट्स एडहेरियन मॉलिक्यूल्स के साथ पहले अटैच होते हैं, फिर डिटैच होते हैं, फिर अगेन अटैच होते हैं, फिर डिटैच होते हैं और इस तरह ये सरफेस ऑफ एंडोथेलियम के ऊपर रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। ये रोलिंग मूवमेंट जो है ये इस अटैचमेंट और डिटैचमेंट के नतीजे में प्रोड्यूस होती है। एंडोथेलियल सेल्स के साथ ल्यूकोसाइट्स की एडहेजन को सिलेक्टिन्स और इंटेग्रिन्स इंड्यूस करवाती हैं। सिलेक्टिन्स और इंटेग्रिन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर उनके लाइगेंड्स के तौर पर एक्सप्रेस होते हैं। और एंडोथेलियल सेल्स और ल्यूकोसाइट्स के ऊपर मौजूद यही सिलेक्टिन्स और इंटेग्रिन्स जो हैं ये एडहेजन को परफॉर्म करवाते हैं। सिलेक्टिन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि दोनों एंडोथेलियल सेल्स और ल्यूकोसाइट्स के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं और जो इंट्रैक्शन ये परफॉर्म करवाते हैं बिटवीन द ल्यूकोसाइट एंड द एंडोथेलियल सेल वो वीक इंट्रैक्शन होता है। मतलब सिलेक्टिन्स के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाला इंट्रैक्शन जो होता है वो वीक इंट्रैक्शन होता है। एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर जो सिलेक्टिन्स एक्सप्रेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं ई सिलेक्टिन। जो पी सिलेक्टिन्स हैं वो एंडोथेलियल सेल्स और प्लेटलेट्स के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं, जबकि एल सिलेक्टिन्स जो हैं वो ल्यूकोसाइट्स के सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं। ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियम की सरफेस पर एक्सप्रेस होने वाली ये सिलेक्टिन्स असल में रिसेप्टर्स होते हैं और इन सिलेक्टिन्स का लाइगेंड जो है वो सैलिक एसिड है। अब एंडोथेलियम की सरफेस पर एक्सप्रेस होने वाले जो सिलेक्टिन्स हैं ई सिलेक्टिन्स वो उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होते जब तक कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे कि साइटोकाइंस हैं वो उन्हें स्टिमुलेट ना कर दें, क्योंकि हमने देखा है कि डैमेजिंग एजेंट के नतीजे में बॉडी के मैक्रोफेजेस, मैस्ट सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं वो ऐसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करवाते हैं जो कि एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो असल में एंडोथेलियल सेल्स के अंदर इन्हीं ई सिलेक्टिन्स को एक्टिवेट किया जाता है थ्रू द साइटोकाइंस और द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। और इन साइटोकाइंस में से भी इंटरल्यूकिन 1 जो है वो ई सिलेक्टिन्स को स्टिमुलेट करता है और एक्टिवेट करता है। और इस तरह डेंड्रिटिक सेल्स, मैस्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस और इंटरल्यूकिन 1 की स्टिमुलेशन की वजह से जो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर ई सिलेक्टिन रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके ऊपर एल सिलेक्टिन्स का लाइगेंड जो है वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स के माइक्रोविलाई जो होते हैं उनकी टिप्स के ऊपर एल सिलेक्टिन्स एक्सप्रेस होते हैं और जब वो एल सिलेक्टिन्स एक्टिवेट होते हैं तो उनके ऊपर लाइगेंड्स फॉर ई सिलेक्टिन एंड पी सिलेक्टिन भी एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह फाइनल एक्टिवेशन के नतीजे में ई सिलेक्टिन की सरफेस के ऊपर एल सिलेक्टिन के लाइगेंड्स एक्सप्रेस हो जाते हैं, जबकि एल सिलेक्टिन की रिसेप्टर की सरफेस के ऊपर ई सिलेक्टिन और पी सिलेक्टिन के लाइगेंड्स जो हैं वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। जब ये लाइगेंड्स अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं तो उसके बाद जो ल्यूकोसाइट्स हैं और एंडोथेलियल सेल्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है और इस तरह ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो एंडोथेलियल सेल्स के साथ एडहेयर हो जाते हैं। मगर जो ही ये ल्यूकोसाइट्स एंडोथेलियल सेल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं ये फ़ौरन डिटैच भी हो जाते हैं, क्योंकि सिलेक्टिन्स की वजह से जो इंटरेक्शन डेवलप होता है बिटवीन द ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स वो टेम्परेरी और वीक इंटरेक्शन होता है। और इस तरह ल्यूकोसाइट्स एंडोथेलियल सेल्स के साथ बार बार अटैचमेंट और डिटैचमेंट के नतीजे में रोलिंग मूवमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं और फाइनली ये रोलिंग मूवमेंट की वजह से जो ल्यूकोसाइट्स की मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है
और ल्यूकोसाइट्स एंडोथीलियम के ऊपर मौजूद दूसरे ऐसे एडहेजन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जो कि परमानेंट बाइंडिंग परफॉर्म करवाते हैं। ये ल्यूकोसाइट्स और एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान जो फर्म टाइप ऑफ इंट्रैक्शन या परमानेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है, इसे इंड्यूस करवाने के लिए एक और सरफेस प्रोटीन्स यूज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटेग्रिन्स। क्योंकि सिलेक्टिन्स ने जो इंटरेक्शन इंड्यूस करवाया था बिटवीन ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथीलियल सेल्स, वो वीक इंटरेक्शन होता है, मगर जो इंटरेक्शन इंड्यूस करवाते हैं इंटेग्रिन्स, ये होता है स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इंटेग्रिन्स ल्यूकोसाइट्स की एंडोथीलियम के साथ फर्म एडहेजन को इंड्यूस करवाते हैं और नॉर्मली इंटेग्रिन्स जो हैं ये ल्यूकोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं, मगर इनकी एफिनिटी लो होती है और ये एंडोथीलियम के साथ अपना फर्म इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर सकते जब तक कि इन्हें कीमोकाइंस एक्टिवेट ना कर दें। तो अर्ली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में काफ़ी सारे ऐसे बॉडी सेल्स हैं जो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो कि ल्यूकोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और उन केमिकल्स में से एक केमिकल कीमोकाइन भी है जो कि कीमो अट्रैक्टेंट है। ये कीमोकाइन साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन से रिलीज़ होते हैं और फिर एंडोथीलियल सेल प्रोटियोग्लाइकन्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। इसके बाद ये हायर कंसनट्रेशंस में एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर डिस्प्ले हो जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल के अंदर फ्लो होने वाले रोलिंग ल्यूकोसाइट्स एंडोथीलियम सरफेस ऑफ ब्लड वेसल के ऊपर एक्सप्रेस्ड कीमोकाइंस के साथ इनकाउंटर करते हैं, तो ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीमोकाइंस। और इस एक्टिवेशन के नतीजे में जो इंटेग्रिन्स हैं वो लो एफिनिटी फॉर्म से हाई एफिनिटी फॉर्म जो है उसे अटेन कर लेते हैं। एट द सेम टाइम दूसरे रिलीज़ होने वाले साइटोकाइंस जैसा कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है और इंटरल्यूकिन 1 है, वो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल को एक्टिवेट करते हैं कि वो अपने लाइगेंड्स, इंटेग्रिन्स के लिए लाइगेंड्स को एक्सप्रेस करें अपनी सरफेस के ऊपर, क्योंकि जो फाइनल इंट्रैक्शन है वो ल्यूकोसाइट और एंडोथीलियल सेल्स के बिटवीन होना है। तो इसीलिए एंडोथीलियल सेल्स जो हैं उनके ऊपर इंटेग्रिन्स के लिए लाइगेंड्स एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू स्टिमुलेशन बाय इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। अब इस एंडोथीलियल सेल सरफेस के ऊपर जो इंटेग्रिन्स के लिए लाइगेंड्स एक्सप्रेस हुए हैं, उनमें एक लाइगेंड है इंटरसेल्युलर एडहेजन मॉलिक्यूल 1 और दूसरा लाइगेंड है वेस्कुलर सेल एडहेजन मॉलिक्यूल 1। जो इंटरसेल्युलर एडहेजन मॉलिक्यूल 1 लाइगेंड है वो LFA1 और MAC1 इंटेग्रिन्स के साथ बाइंड करता है, जबकि वेस्कुलर एडहेजन मॉलिक्यूल 1 जो है वो VLA4 इंटेग्रिन के साथ बाइंड करता है। इसके बाद फाइनली जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो एंडोथीलियम के साथ फर्मली अटैच हो जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स और एंडोथीलियल सेल्स की इस फर्म अट्रैक्शन के बाद इनकी डिटैचमेंट नहीं होती और फाइनली जो जो हैं ल्यूकोसाइट्स हैं वो वेसल वॉल में से माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। इस माइग्रेशन के लिए वेसल वॉल के अंदर मौजूद इंटरसेल्युलर जंक्शंस जो हैं वहाँ से ल्यूकोसाइट्स स्क्वीज़ होते हैं और वो फाइनली माइग्रेट कर देते हैं टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। वेसल वॉल से ल्यूकोसाइट की ट्रांसफ़र को मज़ीद दूसरे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसे फेवर करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स में कीमोकाइंस मौजूद हैं जो कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में प्रोड्यूस होते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं ल्यूकोसाइट्स को कि वो केमिकल ग्रेडियंट के अलॉन्ग ट्रैवल करें और जो है वेसल वॉल है उसे पास कर जाएं। इसके अलावा प्लेटलेट एंडोथीलियल सेल एडहेजन मॉलिक्यूल 1 जो है ये भी वेस्कुलर एंडोथीलियम के अक्रॉस ल्यूकोसाइट्स की ट्रांसफ़र को फेवर करता है। अब जब ये ल्यूकोसाइट्स एंडोथीलियम को पास कर लेते हैं तो इनके सामने सिर्फ आखिरी हर्डल बचती है और वो हर्डल है बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसे इन्होंने क्रॉस करना है। तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ल्यूकोसाइट्स एंजाइम सेक्रेट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोलेजिनेजेस, और ये कोलेजिनेजेस जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होल्स क्रिएट करते हैं, उसे पास कर देते हैं और इस तरह ल्यूकोसाइट्स को ट्रांसफ़र होने में फेवर करते हैं। इस तरह फाइनली ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो एंडोथीलियम और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइट ऑफ डैमेज पर पहुंच जाते हैं और इस पूरे ल्यूकोसाइट ट्रांसमाइग्रेशन के प्रोसेस में वेसल वॉल जो है उसे इंजरी नहीं होती, वो इंजर्ड नहीं होती। अब वेसल की वॉल को क्रॉस करने के बाद साइट ऑफ डैमेज पर पहुंचने के लिए ल्यूकोसाइट्स कीमोटैक्सिस को यूज़ करते हैं। कीमोटैक्सिस का मतलब है कि लोकोमोशन ऑफ एनी सब्सटेंस अलोंग अ केमिकल ग्रेडियंट।
ये केमिकल ग्रेडियंट मुख्तलिफ कीमो अट्रैक्टेंट्स की वजह से इस्टेब्लिश होता है और ये कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज़ करने वाले सब्सटेंसेस जो हैं ये एंडोजीनस और एक्सोजीनस सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जिनमें हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स हो सकते हैं या होस्ट के अपने सेल्स भी हो सकते हैं, जो कि एंडोजीनस और एक्सोजीनस कीमो अट्रैक्टेंट्स को रिलीज़ करवाते हैं। और ये कीमो अट्रैक्टेंट्स जो हैं ये फर्दर ल्यूकोसाइट्स की कीमोटैक्सिस परफॉर्म करवाते हैं और उस कीमोटैक्सिस के ज़रिए जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो फाइनली साइट ऑफ डैमेज तक पहुँच जाते हैं।